देखिए, इतिहास शुरू से अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप इतिहास को ऐसे पढ़िए कि आपको समझ में आ जाए। बहुत लोग को इतिहास पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, पूरी की पूरी कहानियां उनको पढ़नी पड़ती है, समझ में नहीं आता है। और आपको इतिहास पढ़ने के लिए पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री से हम लोगों ने देखा था। अब मैं आपको वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, 16 महाजनपद और दक्षिण भारत के विषय में पढ़ा चुकी हूँ। क्या आपको वहां तक याद है? अगर आपको याद है तो बताइए, कमेंट करिए कि नहीं आपको याद है। अगर नहीं याद है तो सुनिए, जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो हमने इसे 3 भागों में बांट दिया था। और हमने देखा था कि पहले हमने देखा था प्राग्ञ ऐतिहासिक और हमने देखा था आद्य ऐतिहासिक, तब हम गए थे इतिहास में। इतिहास पढ़ने से पहले ये तो मान लीजिए आप बहुत जल्दी चैप्टर इसको खत्म कर डालोगे, प्राग्ञ ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक को। पढ़ना तो सबसे ज्यादा पड़ता है आपको हिस्ट्री, मतलब इतिहास पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपने पाषाण काल के बारे में देखा था। क्या चीज? इसे हम स्टोन काल भी कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं, इसे हम पाषाण काल कहते हैं। और इसी को हम पाषाण काल कहते हैं। तो इसको देखो, इसको हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक को सिंधु सभ्यता कहते हैं, और उसको तो इतिहास कहते ही हैं, जिसमें हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। समझ में आ रहा है? इसमें हमने पढ़ा था पाषाण काल। पाषाण काल, अब इस पाषाण काल में आपने देखा था पूरा पाषाण, पहला वाला में देखा था आपने पूरा पाषाण यानी सबसे पुराना पाषाण काल, सिर्फ पूरा लिख दिए, पूरा पाषाण काल नहीं लिख रही हूं, आप लोग समझ लेना। दूसरे में हमने लिख दिया मध्य पाषाण काल, मध्य लिख ही देती हूँ, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरे में हमने लिख दिया था उसमें आपका नवपाषाण। नवपाषाण में जिस समय खेती होती हुआ था, नवपाषाण में ही खेती हुआ था। इसके बाद में हमने चौथा देखा था ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण, देखो कुछ भी पढ़ने से पहले आप लोगों को समझना जरूरी है। अब इसमें आपने आदि मानव के बारे में देख लिया था, इसमें आदि मानव ने कैसे अंत्योष्टि करना सीख लिया था। नवपाषाण में आदि मानव ने किस तरीके से खेती करना स्टार्ट कर दिया था, धीरे धीरे डेवलप होने लगे थे। ताम्रपाषाण में तांबे की खोज हो गई थी। इस तरीके से हमने यहाँ तक देख लिया था, पूरी कहानी हमने देख लिया है। इसके बाद में हमने देखा था सिंधु सभ्यता, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता। इसे हम क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल का खोज हुआ है, जितने भी स्थल का खोज हुआ है, इस स्थल के खोज में हम लोगों ने देखा था कि पहले हमने देखा था कि हड़प्पा की खुदाई हुई थी, हड़प्पा। इसके बाद में हमने देखा था मोहनजोदड़ो, चंद्रहुड्रो, रोपड़, कालीबंगा, बनावली, जितनी भी खोज हुई थी इसको हमने देखा था। और सिंधु सभ्यता हम उसी को कहते हैं जो सिंधु नदी के किनारों पे जितने भी स्थान मिले हैं, स्थल मिले हैं, उसे हमने देखा था। तो सिंधु की सहायक नदियों के पास बहुत सारे इसके जो जगह मिले थे उसके बारे में भी समझ लिया। तो अब देखो, जैसे भी आप लोगों ने समझा था उस वीडियो में देखा था, इसको एक बार, जैसे कहते हैं ना कि एक बार सिर्फ देख लो और देखने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ ये कुछ न कुछ हमने इसे पहले देखा था। तो पहले देखा था और इसे अब देख रहे हो तो तुरंत थोड़ा सा भी अनबैलेंस आपका नहीं होगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमने तो देखा था, यानी कोई ना कोई तुरंत अपना माइंड वहां पे लगाओगे और हमने ये देखा था, हमने ये पढ़ा था। इसी तरीके से आपने ये पढ़ा था और देखा था। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसके बारे में, पूरे स्थल के बारे में देख लिया था। और यह व्यापारिक शहर किस तरीके से, लोथल वाला व्यापारिक शहर था, वहां पे कौन सा बंदरगाह था, ये सब आपने देख लिया था। सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट आपने कर लिया है। यहाँ पे कहीं आपको अब दिक्कत नहीं हो सकता है, जो बताए दिक्कत कि कहीं दिक्कत है। तो आपने क्या प्री हिस्ट्री यानी प्राग इतिहास में आपने प्री हिस्ट्री के बारे में देखा था कि नहीं देखा था? इसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। देखो इसे कहते हैं प्री, ऐसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री आगे, अब इसी को हम कहते हैं हिस्ट्री। यही तो हमारा इतिहास है।
सॉरी क्या कहते हैं, हिस्ट्री। अब इसके आप लोग जनक तो जानते हो कि हेरोडोटस है, हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस है। ये तो आपने देखा। ये सारे की सारी कहानियां आप लोग को पता है, कहीं दिक्कत है? इतिहास तभी हमें पता चलता है जिस तरीके से आपने जब जियोग्राफी पढ़ते हो, तो जब अर्थ के बारे में आप लोग पढ़ते हो, जब आप बाहर जाते हो, अंतरिक्ष में जाते हो, किस तरीके से ब्रह्मांड में विस्तारित हुआ था, क्या बिग बैंग थ्योरी, किस तरीके से कैसे ब्लास्ट हुआ था, विस्फोटक तारा किस तरीके से उससे अर्थ बन गया, सब कुछ आपको आपके माइंड में सेट हो गया होगा। इसी तरीके से आपके माइंड में ये भी सेट हो गया था कि जैसे ही आदि मानव आए धरती पे, आदि मानव ने जानवरों को खाना स्टार्ट कर दिया था पूरे पाषाण में। मध्य पाषाण में उसने धीरे धीरे कुछ हड्डी हड्डी पहनना स्टार्ट कर दिया था, अंत्योष्टि लोगों का करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके नव पाषाण में किसी तरीके से वो खेती करना स्टार्ट कर दिए थे। पाकिस्तान के मेहरगढ़ के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में किया था, खेती करना स्टार्ट कर दिया था। जौ गेहूं की खेती हुई थी पहली। ताम्र पाषाण में तांबे की धीरे धीरे खोज हो गई थी, ये तो आपने देखी है। सिंधु सभ्यता में, उसी को हम सिंधु सभ्यता कहते हैं कि जो सिंधु नदी के हर एक मतलब उसके सहायक नदियों के पास जहां जहां जगह मिले हैं, सभी लोग आए इधर से और अपने अपने लिए जगह बनाए और वहां पे घर बनाए, ईंट उट का घर बना लिए। वहां पे धीरे धीरे सुई धागा व्यापारिक सब कुछ मिलने लगा, कुत्ता बिल्ली सब कुछ वहां मिलता था। वहां पे जो जो मिला वो हमने देख लिया। पूजा पाठ का भी जगह था, वहां पे शिव की भी मूर्ति मिली थी। तो धीरे धीरे हमने तो उसके बारे में भी देख लिया था। कहीं वहां पे आपको दिक्कत हो ही नहीं सकता है, ये भी पता चल गया। जैसे ही बाढ़ आया होगा, आंधी पानी आई होगी, और जैसे ही धीरे 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 सारे लोग दब के उसी में खत्म हो गए होंगे। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मृतकों मिले थे। तो इस तरीके से वहां तक आप लोगों ने देख लिया था। अब जैसे ही हम इतिहास में जाते हैं तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम देखते हैं वैदिक काल। क्या देखते हैं, वैदिक काल। क्या हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था कि नहीं? वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ा था। इस वैदिक काल को हम लोगों ने दो भागों में बांट के पढ़ा था। इस दो भागों में भी बांट के पढ़ा था। एक को हमने पढ़ा था ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और एक को हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये भी हमने पढ़ लिया था, उत्तर वैदिक काल के विषय में पढ़ा था। तो ऋग वैदिक काल और पहले वैदिक काल हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके, ईसा ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व यानी बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक ये माना जाता है आपका वैदिक काल। ध्यान में रहे, वैदिक काल हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। यहीं पर हमारा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों अलग अलग में बट गए। इसी को एक को कहा गया ऋग वैदिक को कि 1500 से लेके 1000 कितने तक, सॉरी यहाँ पे 1500 से लेके 1000 बीसी से लेके ईसा पूर्व से लेके माना जाता है कि ये ऋग वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 1000 बीसी से लेके, और इसे हम मान लेते हैं 600 बीसी तक। तो इसमें हमने ये पढ़ा था उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद में हमने महाकाव्य के बारे में पढ़ा था, रामायण के बारे में पढ़ा था, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। अब इन 16 महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा था। ये आता है 600 बीसी से, अभी तक ये चलता आ रहा है। क्या हमारा इतिहास अभी तक चलता नहीं आ रहा है? अभी तक चलता आ रहा है। तो हम लोगों ने जैसे ही 16 महाजनपदों में देखा था कि 16 महाजनपद में क्या, इस हमने वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल में हमने वेद के बारे में देखा था। हमने 4 के 4 वेदों के बारे में, उपवेद के बारे में, ग्रंथ के बारे में जितने भी हमने पढ़ लिया, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, उपवेद के बारे में, जैसे कि वेदांत के बारे में सब कुछ पढ़ा था। कहीं वहां पे दिक्कत नहीं था। हमने महाभारत, हमने रामायण भी देख लिया। हमने जैन धर्म, हमने बौद्ध धर्म में देख लिया था किस तरीके से धर्म हुआ था, क्या चीज बौद्ध धर्म, जन्म धर्म,
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों पढ़ लिया है। अगर आप लोग वीडियो उसे नहीं देखे हो तो देख लेना, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का पूरी की पूरी कहानी आपको मिलेगी वहां पे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 16 महाजनपदों में से आप लोगों को 16 महाजनपद को देखना है। 16 महाजनपद में आप लोगों ने देखा था, अब उसमें मैं आपको बता रही हूँ 16 महाजनपद। जो 16 महाजनपद है, ठीक है, 16 महाजनपद, इनमें से सबसे बड़ा महाजनपद माना गया है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद को, अब इस मगध महाजनपद को सबसे बड़ा क्यों माना गया है? क्योंकि इसका एरिया, जो इसका क्षेत्र था, इसका जो क्षेत्र था, तो इसका क्षेत्र बहुत ही कम था। इसे माना क्यों गया था कि यह मगध महाजनपद बहुत बड़ा, में इसको मान लिया गया था, छोटा सा था मगध महाजनपद। लेकिन जो मगध महाजनपद में राजा आया था पहली बार, वो राजा एक जगह टिका नहीं। उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हर एक जगहों पे धीरे धीरे अपना राज्य करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारी इतिहास है। हमने यहाँ पे देखा, हमने सिंधु सभ्यता देखा, और हम डायरेक्ट चले गए अपने वेदांत के बारे में सब कुछ हमने देखने लगे। हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म देखा, और हमने 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद के बारे में देखा था। मगध महाजनपद धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा, और यहाँ का मगध का राजा जो था वो बिंबिसार था। उसका नाम क्या था, ध्यान से सुनना। मगध का जो पहला राजा था उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए उसने पहले युद्ध का रणनीति अपनाया। सोचा हम युद्ध करेंगे, और उसने वैशाली पे युद्ध किया था, वैशाली को जीतने के लिए। लेकिन वैशाली से वो हार गया, नहीं जीत पाया। वो आया अवंती में, इधर पे अवंती में, और अवंती को वहां के राजा बीमार पड़े थे। उसने अपने जीवक वैद्य को भेज के उसको मतलब कि ठीक ठाक करके वहां भी ले लिया। इसने देखा कि अब हम युद्ध से नहीं जीत पाएंगे, इसने शादी की रणनीति अपनाई। क्या दिमाग है कि अब हम शादी करते हैं, शादी में वैसे से शादी करें जिसके पास भाई न हो। भाई हो भी तो क्या करेगा भाई, अब फिर सारे राज्य पाठ को ले लेता है। शादी करने का उपाय सोचा, और धीरे धीरे इसने अपना शादी करते 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 साम्राज्य अपना बड़ा करना स्टार्ट कर दिया। इसी का बेटा आया था अजातशत्रु। कौन आया था? अजातशत्रु। इसी का बेटा था अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने देखा कि हमारा पिता जो थे, आइए, इसने क्या किया था, बिंबिसार को मार दिया था जान से। बोला कि अब आप क्या करोगे जी के, अब आप बहुत ज्यादा शादी उदी कर लिए और साम्राज्य बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, अब हम भी करते हैं शादी उदी, अब हम भी साम्राज्य बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा फैलाएंगे। इसने धीरे धीरे इसने भी बहुत दिमाग लगाया और देखा कि हमारा पिता तो पहले जो युद्ध करने गया था वैशाली में करने गया था, इसने अपने रणनीति को अपनाया ये भी, और देखा इसने वैशाली पे युद्ध किया और वैशाली को जीत लेता है। ये पहला राजा है, ये 16 महाजनपद का पहला राजा। ये दूसरा राजा ये आता है, और इसने अपने पिता को भी मार देता है। और तीसरे में आता है इसी का एक बेटा आता है उदयीन। कौन आता है? उदयीन। उदयीन भी देखता है कि आगे आगे हमें भी बढ़ना चाहिए, ये भी शादी की रणनीति अपनाता है, और ये भी यहीं पे मतलब अपने बाप को मार देता है। इसके बाद आता है नागदशक। चौथा आता है नागदशक। नागदशक ज्यादा बलवान नहीं रहता है, और ये ज्यादातर बड़ा अपना साम्राज्य नहीं कर पाता। देखो मगध बहुत तेजी से आगे फैलना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ गया है धीरे धीरे, ये मगध ये बन गया है, धीरे धीरे बढ़ा, मगध यहाँ तक चला गया। अब देखो इसे रफ करते हैं। उसके बाद ये कौन सा वंश था? वंश पहला वंश आया था, इसी का नाम था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश। उसके बाद इसको मारता है कौन? शिशुनाग। क्या नाम था? इसको हत्या कौन करता है? शिशुनाग। शिशुनाग। शिशुनाग ने किसको मार दिया? नागदशक को खत्म कर दिया और अपना बना लिया शिशुनाग वंश।
शिशुनाग वंश। तो पहला वंश तो ये था ही, दूसरा वंश यहाँ पे आ गया। तो मगध में दो दो वंश आ गए और इसने मार दिया मतलब इसने मार दिया नागदशक को। इसने भी अपना साम्राज्य आगे फैलाता गया, धीरे 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 फैलाया। इसके बाद में देखो ये कौन सा राजा आया था, तीसरा राजा आया था, यह पांचवा राजा आया था। और छठवें राजा में आया था कालाकोस। कालाकोस। अब इस कालाकोस भी धीरे धीरे साम्राज्य को फैलाता गया था। अजातशत्रु को आपको पता है कि इसने बौद्ध संगीति कराया था, इसने गृहवर्मन में कराया था। उस समय मगध की राजधानी गृहवर्मन थी, हाँ क्या नाम था उसका, राजगृह थी, राजगृह थी। गृहवर्मन तो उसका कन्नौज के राजा का नाम था, राजश्री के पति का नाम था। तो इसकी राजधानी क्या थी, राजगृह थी। उस समय मगध की राजधानी, जब पहली बार मगध 16 महाजनपद पहला सबसे बड़ा महाजनपद हुआ था, तो इसको ये कहा गया था और राजगृह इसकी राजधानी थी। उसी राजगृह में अजातशत्रु ने बौद्ध संगीति कराया था। इसलिए मैं बौद्ध के बारे में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ, बस आपको रिवाइज करा रही हूँ, सिर्फ आपको राजाओं का नाम बता रही हूँ। डिटेल में से तो बता चुकी हूँ, डिटेल वाला वीडियो आप देखे ही नहीं है, देखोगे तो समझ में आएगा। इसने तुरंत, ये भी कालाकोस भी आया, ये भी कालाकोस कोसर है, समझ लो, ये भी ठीक ठाक नहीं था, ये भी बहुत खतरनाक था। ये राजा आया, फिर आया नंदी वर्मन, फिर आया कौन सा, सातवें में आए नंदी वर्मन। नंदी वर्मन, इस नंदी वर्मन को खत्म कर देता है महापद्म नंद। महापद्म नंद, अब इस महापद्म नंद मार देता है नंदी वर्मन को और शिशुनाग वंश खत्म करके अब लेके आता है नंद वंश, और ये आता है तीसरा वंश, नंद वंश। नंद वंश का सबसे बड़ा राजा है महापद्म नंद, और महापद्म नंद ने कलिंग पर हमला कर दिया था। कहाँ पे, कलिंग पे हमला कर दिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से बना दी, यहाँ पे कलिंग था, यहाँ पे मगध था, वैशाली पे जीत लिया था, यहाँ ये सारे के सारे सब जीत लिए हैं, धीरे धीरे बढ़ते गए हैं, ठीक है। अरे भारत का नक्शा अच्छा से नहीं बन पा रहा है, अभी फिलहाल में बना दूंगी, ठीक है। यहाँ पे ये हमला कर रहे थे महापद्म नंद। अब कौन से कितने राजा आते हैं, 8वां राजा है, 8 राजा। 8वां राजा में महापद्म नंद, महापद्म नंद। इसका बेटा आता है 9वें में धनानंद। कौन आता है, धनानंद। इसका बेटा धनानंद आ गया। अब यहाँ आता है, शिशुनाग को हटा देते हैं, इधर वाला तो खत्म हो गया ना। धनानंद आता है, धनानंद और साम्राज्य को फैला लेता है अपना, बहुत दूरी तक ये भी धनानंद कर लेता है। लेकिन इसी के समय आ रहा था सिकंदर भारत पे हमला करने के लिए, तभी चाणक्य आए थे। चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक थे और आ रहे थे मगध के राजा को बताने के लिए कि सिकंदर चल दिया है, यूनानी राजा था सिकंदर, वो चल दिया है लड़ने के लिए, क्योंकि उसने पोरस को हरा दिया था, आम्बिक को हरा के ये आगे बढ़ रहा है। 326 ईसा पूर्व में चले गए थे। और धनानंद का भाई कोई नहीं आ रहा है, तो मेरे से कौन बलवान है। इसने चाणक्य को फेंकवा दिया। उसी समय 12 साल का लड़का था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले गया और उसे बना दिया शिष्य, और बोल दिए वो क्या नाम था, चाणक्य, कौटिल्य, कि मैं तुम्हें मगध का राजा बनाऊंगा। और बना भी दिए मगध का राजा। और उसी समय मरवा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से धनानंद को, और धनानंद को मरने के बाद कौन मार देता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसको मार देते हैं, और मारने के बाद मौर्य वंश तैयार हो जाता है, मौर्य वंश। तो क्या आपको पता चला, तीसरा वंश के बाद चौथा वंश आ गया कि नहीं, है मौर्य वंश आ गया इसी पे। और मौर्य वंश आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी अखंड भारत बना दिया, हर जगह से जीत लिया, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी जीत लेता है। क्योंकि सिकंदर का एक सैनिक आता है, सेलुकस निकेटर को हरा देता है, और उसकी बेटी से शादी करने के बाद पूरे राज्य को दहेज में ले लेता है, और
आराम से पूरे अखंड भारत बना देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी का चंद्रगुप्त मौर्य, देखो 9 हो गया राजा, अब 10वें में आया चंद्रगुप्त मौर्य। 10वें में आ गया चंद्रगुप्त मौर्य 10। अब 11वें में देखते हैं, 11वें में कौन आया था? 11वें में इसी का बेटा आया था बिंदुसार। आ गया बिंदुसार। अब बिंदुसार ने भी और आगे फैलाया। इसकी 16 रानियां थी, इसके 101 बेटा थे। यहाँ पे इसकी 16 रानियां और 101 बेटा थे। ये धीरे धीरे ये भी साम्राज्य फैला। इसी बिंदुसार का एक बेटा था, इसका नाम था सुसीम, और एक बेटे का नाम था अशोक। कौन सा अशोक? अशोक सम्राट। कौन सा अशोक? तो 11वां के बाद हम 12वां देखते हैं राजा, 12वां के बाद 13वां राजा देखते हैं, और आया था अशोक सम्राट। अशोक महान आया और इसने सारे के सारे और जगहों को जीता। इसने कलिंग पे इतना ज्यादा हमला किया। इसने अपना 200 कितना 269 बीसी में इसने राज्याभिषेक कराया था, और इसने बहुत सारे को जीता था। जम्मू कश्मीर को भी जीता था। इसका भाई सुमित यहीं पे रहता था, सुसीम, और वहां भी इसको जीत लिया। इसने यहाँ पे कलिंग को जीता। इसने अवंती का राजा था ही, वीर मगध का राजा बन गया ये भी अशोक। बड़ा भारी काम किया। इसने कलिंग पे हमला किया था 261 ईस्वी में, मतलब 8 साल के बाद इसने इस पे हमला किया था। इसको भी जीत लिया था, कलिंग को भी जीत लिया था। तो 4 वंश आ गए। उसके बाद 5वें में आता है शुंग वंश। कितना 13 राजा हो गए ना। अब 13 के बाद 14 राजा देखते हैं, कौन आता है? अब देखते हैं शुंग वंश। कौन देखेंगे हम? अब देखते हैं 5वें में आता है शुंग वंश। शुंग वंश में आता है पुष्यमित्र शुंग। ये भी भाई राजा तो राजा था, बहुत मस्त। ये भी राजा था, बलवानी था। इसने क्या किया था? इसने यश्वमेध यज्ञ करवाया और सारे जगहों को जीतना स्टार्ट कर दिया। इसी के समय में 2 आए थे विदेशी, और दोनों विदेशियों को इसने मार के भगा दिया। धीरे धीरे शुंग वंश के बाद आ जाता है आपका शुंग वंश के बाद कौन सा? कण्व वंश आ जाता है। कण्व वंश कुछ ज्यादातर मतलब वो नहीं होता है। इसका वासुदेव आते हैं, वासुदेव ये वासुदेव वहां का भैया नायक आते हैं, राजा आते हैं, ये कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके बाद आता है 7वां में सातवाहन, और सातवाहन धीरे धीरे खत्म कर देता है। सातवाहन आता है, और सातवाहन का राजा आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। जिस समय शक शासक आए थे, और शक शासक को भगाने में इसी का हाथ था। रुद्र दामन को ना नहपाल को इसने हराया था। यहाँ पे आके बसा हुआ था नहपाल, और यहाँ हमला करने गया, नहपाल को हरा दिया था। इसी के बाद आता है यहाँ पे रुद्र दामन, और रुद्र दामन को इसी का बेटा वशिष्ठी पुलमा हरा रहा था, लेकिन हरा नहीं पाया। तो कौन हरा दिया था? इसी के बेटे को हरा दिया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपाल को हरा दिया था। ठीक है, लेकिन रुद्र दामन को नहीं हरा पाया था इसी का बेटा वशिष्ठी पुत्र पुलमा, ये नहीं हरा पाए थे। तो ये था आपका मगध वाला में, और मगध इसीलिए बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था पूरा। अब धीरे धीरे टूट भी गया था। वैसे ही हम चले गए थे दक्षिण भारत देखने। इसी में आया था हर्षवर्धन के बारे में हमने भी देखा था। प्रभाकर उसके पिता थे, उसके भाई का नाम राज्यवर्मन था, उसकी बहन का नाम राजश्री था, और हर्षवर्धन सबसे छोटा था। हर्षवर्धन की बहन की शादी कन्नौज, यहाँ कन्नौज में हो गई थी, और कन्नौज का राजा था ग्रहवर्मन। ये वर्धन वंश चलने लगा था। धीरे धीरे पहले विदेशी भी आते हैं यहाँ पे आक्रमण करने। कुषाण वंश आता है, कुषाण सब शासक आते हैं, सारे के सारे मगध पे हमला करने आते हैं। मगध धीरे धीरे बिखर जाता है। इसके बाद गुप्त वंश आते हैं। गुप्त वंश के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया था। गुप्त वंश का देख लेना ध्यान से वीडियो में पूरा। ये तो आपको थोड़ा ट्रिक बता रही हूँ कि बस आप इससे समझ जाओगे। सिर्फ आपको बता रही हूँ थोड़ा ट्रिक, इससे आपको माइंड में तुरंत वहां तक जाएगा। जब ये वीडियो देखे हो ना, तो वहां पे आप तुरंत पहुंच जाओगे, आपका दिमाग वहां तक चला जाएगा। तो वैसे ही आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश किसको मतलब किसके पद पे आते हैं? गुप्त वंश तो भारतीय रहते हैं, क्योंकि जब कुषाण वंश का राजा कनिष्क आया था, उसने गुप्त वंश को सामंत के रूप में रख लिया था।
उसको काम करने के बदले, उसके पैसे के बदले उसे दे देते थे सब जमीन, और जमीन लेते लेते ये सब सामंत हो गए थे, सामंत से सब राजा बन गए। धीरे धीरे गुप्त कुषाण वंश को भी हटा दिए और अपने राज करने लगे। इसी के बाद आ गया था गुप्त वंश के बाद आ गया था आपका वर्धन वंश। तो वर्धन वंश के बारे में हमने देख लिया था। हमने चालुक्य वंश के बारे में दक्षिण भारत में पहुंचे, वकाटक के विषय में देखे थे। दक्षिण भारत पहुंचे, यहाँ पे हमने वकाटक के विषय में देखा। हमने यहाँ पे पाल वंश के बारे में देख लिया, पाल वंश के बारे में देख लिया था हमने। पाल वंश यहाँ है, पाल वंश यहाँ है, पाल वंश के बारे में हमने देख लिया था। हमने इसके बारे में देख लिया था। हमने बहुत सारे पिछले वीडियो, दक्षिण भारत का एक बार वीडियो देखोगे ना, उसमें पूरा आपको पता चल जाएगा कि चालुक्य का राजा जो पुलकेशिन था, किस तरीके से कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को मार दिया था। हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राजश्री थी। राजश्री का शादी कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था। उसका आदमी कैसे मर गया था? उसके आदमी को देवगुप्त ने मार दिया था। देवगुप्त, जब गुप्त काल था, देवगुप्त ने मार दिया था। ये सब आपको दिखा दी। पाल का एक राजा मार दिया उसको, उसके भाई को मार दिया। ये कहानियां इसके धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और राज्य वर्मन ने देवगुप्त को मार दिया। ये धीरे धीरे इसकी कहानियां इतिहास में घूम जाते समय आपको इतिहास की कहानियां बहुत आएगी समझ में। सिर्फ आपको इतिहास एक बार ढूंढना है, देखना है कि इतिहास में क्या क्या है, इतिहास में क्या क्या हुआ है। तो आपने यहाँ पे गुप्त काल के विषय, यहाँ पे तो आप ये वाला खत्म कर दिए हो। फिर आपको विदेशी आते हैं, इंडो ग्रीक आते हैं, शक शासक आते हैं इसी मगध पे हमला करने के लिए। इसी मगध पे कौन कौन आता है? इंडो ग्रीक आता है, इंडो ग्रीक आते हैं सब, ठीक है। इंडो ग्रीक वाले आते हैं, यहीं पे हमला करने के लिए आ जाते हैं आपके शक शासक। यहीं पे आ जाता है आपका कुषाण वंश, कुषाण वंश आ जाता है। कुषाण वंश का राजा होता है कनिक्स, आ जाता है कनिक्स, ये भी आ जाता है। कनिक्स को हटाने के बाद आ जाते हैं गुप्त, गुप्त काल आता है। इसके बाद इसी से बटा हुआ है कनिक्स, कुषाण वंश से एक बटा हुआ एक आ जाता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में इस दक्षिण भारत में आता है कौन? ये दक्षिण भारत में आ जाते हैं वकाटक, वकाटक आते हैं। इसी वकाटक से स्टार्ट हो जाते हैं चालुक्य। चालुक्य को खत्म करने के बाद आ जाते हैं राष्ट्रकूट आते हैं, ठीक है। चालुक्य को हटा के राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूट को भी हटा दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जब और नीचे चलते हैं तब यहाँ पे तो चोल वंश के बारे में देखते हैं। चोल वंश को हटाता, चोल वंश आता है और चोल वंश राष्ट्रकूट को हटा देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमने देखा था, हमने बहुत उसके बारे में समझ लिया था, हमने बहुत सारे वंशज के विषय में देख लिया था। हमने कितने वंशज के विषय में देख लिया था? हमने गुप्त काल के गुप्त वंश देखा था। कौन सा? गुप्त वंश। हमने मगध में तो सारे के सारे 7 के बारे में तो समझ लिया था। गुप्त वंश, वकाटक वंश, इसके बाद में हमने चालुक्य वंश देखा। पल्लव वंश कहाँ का था? ये था पल्लव वंश, जैसे कि यहाँ पे पल्लव रहता है, चोल में पल्लव था। पल्लव वंश, चोल वंश भी हमने देख लिया है। हमने पाल वंश के बारे में देखा है। पाल वंश ये साइड में था बंगाल में, पाल वंश के बारे में हमने देखा था। हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखा था। राष्ट्रकूट वंश के बारे में कहाँ से कहाँ आप पहुंच गए हो, ये था आपका राष्ट्रकूट वाला। चालुक्य वंश आपने देख लिया। किसको देख लिया? अब आपको कौन सा? सेन वंश देखना है। सेन वंश के विषय में मैं आपको बताऊंगी और आप लोगों को यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब सेन वंश वाला जो मैं बताऊंगी आपको ना, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक तो आपका खत्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मगध वाला तो पूरा समझ में, हिस्ट्री आपको समझना है ना, तो बस पीछे से पूरे समझिए, बेसिकली ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम सेन वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।